विवाद में सरकार को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को पद पर बहाल कर दिया है। हालांकि वो नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे, लेकिन उनको छुट्टी पर भेजे जाने का सरकार का आदेश रद्द कर दिया गया है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की पीठ ने वर्मा को सीबीआई निदेशक का काम फिर से सौंपने का आदेश दिया है। आलोक वर्मा और कॉमन कॉज नाम की एक गैर सरकारी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इसके बाद 6 दिसंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर को सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया था। इसके साथ ही ज्वाइंट डायरेक्टर एम नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीति भी तेज हो गई थी। सीबीआई के चीफ को 1 बजे रात को निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि सीबीआई के चीफ राफेल पे इंक्वायरी शुरू करना चाह रहे थे। अब सीबीआई चीफ रीइंस्टेट हो गए हैं, तो थोड़ा तो न्याय मिला। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार ने सीबीआई, उसकी विश्वसनीयता, उसकी स्वायत्तता और उसकी प्रतिष्ठा को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया था कि जब सीबीआई के 2 बड़े अधिकारी एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो जो सीवीसी का रिकमेंडेशन आया था कि जब तक उन आरोपों की जांच ना हो तब तक ये दोनों अपने आप को रिक्यूज करें और लीव पर जाएं। ये सरकार ने ईमानदारी से बोनाफाइड निर्णय लिया था। सीबीआई का जो कानून है उसमें 2 प्रावधान हैं। एक प्रावधान है कि भ्रष्टाचार के साथ संबंधित मामलों में जो सुप्रिटेंडेंस का अधिकार है वो सीवीसी को है, और दूसरा प्रावधान है कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति, उसको हटाना या उसको ट्रांसफर करने का अधिकार एक विशेष समिति को है जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष होते हैं। श्री आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर के पद से हटाने का उसको पॉश कर दिया है, उसको रद्द कर दिया है और श्री आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर की तरह रिस्टोर कर दिया है। लेकिन साथ में कोर्ट ने यह भी बोल दिया है कि सरकार इस मामले को हाई पावर्ड कमेटी, जिसमें कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस होते हैं, उसके सामने 1 हफ्ते में लाए और जब तक वो हाई पावर्ड कमेटी इस पर निर्णय ना ले तब तक श्री आलोक वर्मा कोई मेजर पॉलिसी का फैसला नहीं लेंगे। तो उनको रिस्टोर करने के बाद भी उनकी पावर पूरी तरह से रिस्टोर नहीं करी गई है। लेकिन ये वेलकम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंप्लीटली रिव्यू करके फिर रेस्टोर किया। ये एक उनको, सरकार को भी एक सबक सिखाया गया कि अगर गलत चीज़ें हम करेंगे तो कोर्ट भी हमको नहीं बख्शेगा, और अगर कोर्ट में भी एक आधा उनको रिलीफ मिलती है तो जनता तो उनको कभी बख्शाती नहीं। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है अच्छी बात है, क्योंकि अंत में जो स्वायत्तता है इन संस्थाओं की, इसको बरकरार रखना ये देश के हित में है। जो भी इनके साथ, जैसे आरबीआई है, सीबीआई है, पिछले दिनों में जो भी कुछ घटनाएं घटी है, इससे लोगों का विश्वास इन संस्थाओं में कम हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना ये बहुत ज़रूरी हो गया है और मुझे लगता है कि आज का फैसला सही दिशा में है। Why should the committee and the CVC and the Prime Minister and the entire committee constituted to appoint CBI director and to take calls on all other issues not restore that tenure? The only reason why Prime Minister may oppose restoration of the tenure is that he is scared of the Rafale corruption, a possible investigation into the Rafale corruption. कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ जी हमारे साथ। सर, किस तरीके से आप इस फैसले को पूरे देखते हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ऊपर अंकुश लगाया है। मेरा मानना है कि जिस तरह से बेलगाम होकर सरकार प्रशासनिक तंत्र का राजनीतिक लाभ के लिए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी, उसके ऊपर अंकुश लगाया है, पहला कदम लिया है। और मैं खुद माननीय जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, उनके शब्द इस्तेमाल करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक करारा तमाचा सरकार के मुंह के ऊपर हल्के से रसीद किया है। लेकिन सरकार ने ये भी कह रहे हैं सरकार के नुमाइंदों का कि उस वक्त जो ठीक लगा परिस्थिति वही उन्होंने किया। देखिए, सरकार को ठीक जो लगा था, सरकार को आज जब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर जिस तरह से ये एक पर्चा दर पर्चा किए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र की हत्या करना इन्होंने आज ठीक समझा है, लोग उसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई से संबंधित फैसले में बड़ी राहत मिली है आलोक वर्मा को, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम बात करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी जी से। सर, क्या कहेंगे इस पूरे फैसले के बारे में? देखिए, एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, और जहाँ तक उच्च न्यायालय का मामला है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर साथ ही यही है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी देर हो चुकी, मगर बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, और इनका स्वागत करता हूँ। आगे यही कहना है कि इसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा ढांचा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है उसके बाद से ये स्पष्ट है कि सीबीआई को राजनीति की तरह उसका उपयोग किया गया। जो किसी ने कहा था कि सीबीआई तोता है, तो बहुत समय बीत गया और ये कभी नहीं होना चाहिए था। डायरेक्टर की नियुक्ति ये 3 जन करते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि उनको कुछ करना था तो ये तीनों को आपस में बैठ कर करना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो न्याय दिया है वो अपनी जगह ठीक ही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हमारे साथ। सर, जिस तरीके से पूरा का पूरा ये कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई चीफ को उनके पद पर बहाल करना चाहिए। भाई, कोर्ट का निर्णय अपना है और सरकार अपना काम की है। सरकार ने कुछ सोच समझ करके उस समय वो जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति का सामना करने के लिए सरकार के सामने एकमात्र वो विकल्प था और सरकार ने किया है। सरकार गंभीरता से सारी चीज़ों को देख रही है। सरकार जो उचित है वो करेगी और कर ही रही है। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि सरकार के लिए एक झटका है? कोई झटका नहीं है। सरकार ने उनको कहीं बाहर नहीं भेजा था, सरकार अपने अंदर ही था, इसलिए ऐसी कोई झटका की बात सवाल ही नहीं उठता। उस परिस्थिति में वो आवश्यक था। लेकिन गरीब सवर्णों को शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण देने का फैसला कर चुकी मोदी सरकार ने संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया है, जिस पर बहस भी जारी है। लोकसभा के बाद बिल को राज्यसभा में पेश किया जाए, इसके लिए राज्यसभा का शीत सत्र 1 दिन के लिए बढ़ा भी दिया गया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि लोकसभा में बिल को मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले दिन राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इस अहम मौके के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने सांसदों के लिए लोकसभा में रहने का व्हिप भी जारी किया था। देश के गरीब सवर्णों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण की सुविधा दिए जाने की बीएसपी की ये मांग कोई नई बात नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी है। और इसके लिए संसद के अंदर व बाहर भी हमारी पार्टी ने काफ़ी संघर्ष भी किया है, जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इसलिए बीएसपी की लंबित पड़ी इस मांग को केंद्र की बीजेपी की सरकार ने वैसे अब काफ़ी आधे अधूरे व अपरिपक्व तरीके से इसे स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी स्वर्ण समाज के गरीबों को 10% आरक्षण दिए जाने के केंद्रीय कैबिनेट के कल के लिए गए फैसले का बीएसपी स्वागत करती है। हालांकि बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव होने से ठीक पहले लिया गया इनका ये फैसला हमें वास्तव में सही नीयत से लिया गया फैसला नहीं लगता है। हमारा ये चिर परिचित
हमारा बहुत पुराना डिमांड है। जब पार्टी हमारी बनी थी 28 नवंबर 2000 को, तब से हम लोग डिमांड करते रहे हैं कि ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 15% आरक्षण होना चाहिए। और आज हमें इस बात का खुशी है कि सरकार ने जैसे कहते हैं कि कल कैबिनेट में इसको पास कर दिया। संविधान संशोधन विधेयक आ रहा है और इसके पहले ओबीसी का हो गया। तो जो सबका साथ सबका विकास, समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर के चलने की जो सरकार की मंशा है वो इससे परिलक्षित होती है। एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी बिल है और जो देश की पूरी, क्योंकि सामाजिक आधार पर दलित, आदिवासी और ओबीसी को और शिक्षा के पिछड़ेपन के आधार पर यह आरक्षण मिलते थे, वो बरकरार रहेंगे। कोई भी जाट हो, तो इन सभी बिरादरियों के लोगों को 10% जो गरीब है और सभी मजहब, सभी को ये आरक्षण मिलने वाला है। मैं और कांग्रेस पार्टी सदैव से इस बात को कहती रही है कि जहां अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्गों को आरक्षण मिलता है, वहीं अनारक्षित वर्ग के गरीब परिवारों के लिए भी कुछ सुविधा होनी चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन फिर ये जुमला है। अब संशोधन बिल सदन में पेश भी किया जा चुका है। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, भले ही विपक्षी दल इसमें इफ बट की बातें लगा रहे हैं, लेकिन समर्थन भी कर रहे हैं कुछ दल। क्या इसी शीत सत्र में प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी? किस तरह के आसार इस वक्त की कार्रवाई से दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जो कार्रवाई सरकार की ओर से है, सरकार की पूरी कोशिश है कि इस बिल को इसी सत्र पास कराने की। यही वजह है कि अब से थोड़ी देर बाद करीब 5 बजे के आसपास इस बिल पर चर्चा शुरू होगी। और फिलहाल अभी जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, उनसे कोई भी विरोध की बातें इस बिल को लेकर नहीं सामने आई हैं। उन्होंने कुछ जिस तरीके से सरकार ये बिल लाई है एकदम चुनाव से पहले अंतिम दिन, उसको लेकर अपने कंसर्न जाहिर किए हैं। लेकिन अगर हम कहें कि एक प्रखर विरोध है, चाहे कांग्रेस का या फिर अन्य राजनीतिक दलों का, वो फिलहाल अभी तक नहीं आया सिवाय आरजेडी को छोड़कर। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जब चर्चा शुरू होगी थोड़ी देर में, तो अब फिलहाल अभी विपक्ष के तीखे तेवर का इस बिल को लेकर संसद में सरकार को नहीं सामना करना पड़ेगा। राज्यसभा की कार्रवाई एक दिन के लिए आगे बढ़ी जरूर है, लेकिन क्या आसार महसूस हो रहे हैं? ये प्रक्रिया पूरी खत्म हो जाएगी, अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी इसी सत्र में? क्या इस तरह के आसार भी दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल उसी रणनीति के आधार पर सरकार चल रही है और आज ये सरकार की कोशिश है कि आज के दिन लोकसभा में ये बिल पारित करवाए और उसके बाद राज्यसभा में कल इसको ले आए। और इसी वजह से एक दिन की कार्रवाई राज्यसभा की जो वो आगे बढ़ाई गई है। तो एक सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि हम लोगों को, हम इन लोगों के साथ हैं और इसीलिए हम ये इस बिल को हम संसद में ले आए हैं। जी, आप बने रहें हमारे साथ। लेकिन अब इस पर लगातार कई और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। 10% रिजर्वेशन नॉन रिजर्वेशन क्लास को देने का जो फैसला किया है इकोनॉमिकल बैकवर्ड के लिए, मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा, समय अनुकूल और देश के सामाजिक समरसता के लिए ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। अभी 2019 में इलेक्शन होने वाला है, चंद ही महीने बच गए हैं और इनको लगता है कि इनकी जो ज़मीन है वो पैर से फिसल गई है। 2 करोड़ जो नौकरियां इन्होंने वादा किया था वो दे नहीं पाए, तो किसी ना किसी के तरीके से लुभाना चाहते हैं जनता को, जनता को कि किसी तरीके से उनके पक्ष में हो जाए, और इसके पीछे यही राजनीतिक जुमला है। तो कमल का हमला और राजनीतिक जुमला। दलित समाज पर अत्याचार बढ़ने का कारण भी ये है कि दलितों को आरक्षण मिलता है और हमको मिलता नहीं है। इसीलिए अगर उनको भी आरक्षण मिल जाएगा तो उनका भी समाधान हो जाएगा, सबका साथ सबका समाधान हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी सरकार की पहल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। और समाज में एकता, समानता पैदा करने के लिए ये निर्णय का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। ये अतिरिक्त 10% का आरक्षण दिया जा रहा है, तो जो काम 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, कांग्रेस सवर्ण जातियों के लोगों को मुख्यमंत्री तो बनाती रही,
उनका वोट लेते रहिए, लेकिन कभी भी सवर्णों के लिए उन्होंने चिंता नहीं की। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। जब अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसको रिस्टोर करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। मंत्रिमंडल को धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सबका साथ सबका विकास, यह हमारा मूल मंत्र है और इसी को लेकर मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक रूप से जो हमारे भाई और बहन सामान्य वर्ग से आते थे, वो कई बार बहुत पिछड़ जाते थे और इसलिए उनको न्याय देने के लिए सामान्य वर्ग के मेरे बेटे बेटियों को, सामान्य वर्ग को न्याय देने के लिए 10% आरक्षण देने का जो फैसला किया है, मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं। लेकिन उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी सरकार बनने के बाद आतंकी हमले बढ़े। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ कन्वेंशन में बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर का नौजवान बहुत नाराज है। पहले कम नौजवानों ने बंदूक पकड़ी थी, जबकि आज देखिए कितने हर महीने बंदूक पकड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं महबूबा पर निशाना साधते हुए उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि महबूबा कहती हैं कि नौजवानों को कुछ नहीं मिला, वो नाराज हैं, जबकि सरकार में रहने के दौरान वो कहती थी कि सुरक्षा बल के पास जो हथियार हैं वो दिखाने के लिए नहीं है। जम्मू के नौजवान नाराज हैं, वो तो है ही है। कश्मीर के नौजवानों का हाल देखिए, कोई दिन ऐसा नहीं है जब कश्मीर के नौजवान बंदूक नहीं उठाते हैं। और ये पिछले 4.5 साल का क्रम, जहां पे लगभग हमने मिलिटेंसी खत्म कर दी थी। मुझे अपने हुकूमत में याद है कुछ साल ऐसे थे जहां मुश्किल से 15 या 20 नौजवानों ने बंदूकें पकड़ी। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रिफत, उमर जिस तरीके का दावा कर रहे हैं, ना सिर्फ बीजेपी को घेर रहे हैं बल्कि पीडीपी पर भी आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके शासनकाल में लगभग टेररिज्म खत्म हो चुका था। लेकिन वाकई किस तरह से इसे बाकी के राजनीतिक दल देख रहे हैं? देखिए प्रशांत, ऐसा नहीं है कि उनके वक्त में मिलिटेंसी नहीं थी। बुरहान वानी जो है 2010 में मिलिटेंसी ज्वाइन कर गए और हकीकत ये है कि उनके दौर में भी मिलिटेंसी थी। लेकिन हकीकत ये है कि ग्राफ जो है वो पीडीपी बीजेपी का जब अलायंस हो गया, उससे एंगर साउथ कश्मीर में जरूर बढ़ गया, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ वोट हासिल किए थे पीडीपी ने ये कहा था लोगों से कि आप हमें वोट दे दीजिए और हम बीजेपी को अलग रखेंगे, उनको यहाँ पे शासन में आने नहीं देंगे, सरकार में आने नहीं देंगे। तो ऐसे में जिस तरीके के हालात बने, उसके बाद जो है मिलिटेंसी में इजाफा हो गया। 2016 में जो बुरहान वानी की किलिंग हुई थी, उसके बाद और ज्यादा मिलिटेंसी में इजाफा हो गया। पहली बार लास्ट टाइम जो है 2018 अगस्त का जो फिगर आ गया, वो पहली बार 330 के करीब देखा गया मिलिटेंट्स का, जो हाईएस्ट था पिछले 10 साल में। तो ये बात उमर अब्दुल्ला की सही है, लेकिन ये बात भी सही नहीं है कि उनके दौर में मिलिटेंसी नहीं थी, बल्कि उन्हीं के दौर में 2010 में बुरहान वानी जो टॉप कमांडर एचएम का था, वो उन्हीं के दौर में मिलिटेंट बना। तो कुल मिला के एक दूसरे पे ये इल्जामात लगा रहे हैं। आजकल महबूबा मुफ्ती भी मिलिटेंट फैमिलीज के घर जाकर वहां पे ताजियत कुर्सी कर रही हैं और अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर रही हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला जम्मू के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बीजेपी की सरकार पीडीपी के साथ यहाँ पे रही तो उनके दौर में हालात खराब हो गए, जो हालात वो क्लेम कर रहे हैं कि सामान्य हो रहे थे। सीधे सियासी बयानात इस पूरे मसले पर। शुक्रिया रिफत। लेकिन आज टीएमसी और एआईयूडीएफ के विरोध के बीच लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल 2016 पेश कर दिया गया। बिल के समर्थन में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार एनआरसी के लिए प्रतिबद्ध है और एनआरसी में किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि अवैध तरीके से रहने वाले लोगों को भारत से बाहर करने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस ने बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट ही कर दिया। I rise to move that the bill further to amend the Citizenship Act 1955 be taken into consideration. आज इस संशोधन विधेयक के कानून बन जाने के बाद सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए अप्लाई कर सकेंगे और उनके आवेदन पर जो निर्धारित प्रोसेस है उसके अनुसार आवश्यक जांच पड़ताल के बाद
राज्य सरकार की रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट नागरिकता प्रदान करने का भी निर्णय कर लेगी। आसाम में दंगे हो रहे हैं, आसाम अकॉर्ड का इसमें रिस्पेक्ट नहीं है, नागालैंड का रिस्पेक्ट नहीं है, और दूसरे जो चीजें हैं बहुत से देश भर में एक गड़बड़ी शुरू हो गई। इसीलिए मैं चाहता हूं आप ये इसको सेलेक्ट कमेटी को और एक बार भेजिए और पूरा इसकी छानबीन होने दो। अगर उसको नहीं मानते मैडम, हमारे पास दूसरा नहीं रास्ता नहीं है, हम तो वॉकआउट करते हैं। जब मुद्दे सियासत में उलझते हैं तो सुर और बयानात बदलते हैं, और ऐसा ही देखने को मिला। राम मंदिर बनाने पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने फिर एक बार विवादित बयान देकर राजनीति गरमा दी है। उन्होंने हिंदूवादी संगठनों के भगवान राम के जन्म को लेकर जगह के दावे पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पूछा कि दशरथ के महल में तो 10,000 कमरे थे, तो कैसे पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि भगवान राम वहीं पैदा हुए थे। अय्यर ने इस बयान पर एक बार फिर राम पर सियासत शुरू कर दी और बीजेपी अब इस पर हमलावर हो गई। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे? मंदिर वहीं बनाने का क्या मतलब बना? दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे। कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे, तो कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहां था? कांग्रेस पार्टी की फूकी हुई बंदूकें और छूटे हुए कारतूस हैं, इनका मिसफायर लगातार चलता रहता है। हर चुनाव से पहले चलता है, चुनाव के बीच चलता है, चुनाव के दरमियान चलता है। कभी जो है इन छुटी हुई और फूकी हुई बंदूकों और कारतूसों का ये मिसफायर पाकिस्तान में बैठ के शुरू होता है और कभी जो है हिंदुस्तान में। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस की जो ये फ्रीलांसर्स हैं, इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने छोड़ रखा है गाली गलौज करने के लिए। हर चुनाव के पहले मणिशंकर अय्यर भगवान को ही लेकर के क्यों इस तरह का विवादित बयान देते हैं, या और मुझे लगता है कि वो इस बार का जो बयान है वो तो उन्होंने सीधे भगवान को गाली दिया है। अब ये कि राजा दशरथ कोई व्यक्ति घर में पैदा होता है तो वो घर ही उसका जन्म स्थान होता है। अभी कमरों की बात कर रहा है, तो मुझे लगता है कि पागल हो गए हैं मणिशंकर अय्यर। उनका ये कहना है कि जिस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद यानी विवादित ढांचा ढाया गया था, वो देश के ईमान पर चोट पहुंचाई गई थी। मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए। मणिशंकर अय्यर ने कम से कम ये तो कबूल किया कि ढांचा जो तोड़ा गया उसके लिए जिम्मेदार नरसिंहा राव हैं। कांग्रेस सरकार थी, माननीय कल्याण सिंह तो इस्तीफा दे चुके थे 10:15 बजे तक, तो वहाँ भी इनकी सरकार हो गई। तो मणिशंकर अय्यर का ये कबूलनामा कि वहाँ जो ढांचा टूटा उसके लिए नरसिंहा राव हमारी कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, एक। नंबर 2, उनका ये कहना कि राजा दशरथ बहुत बड़े राजा थे, उनके 10,000 कमरे थे। इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि अयोध्या महाराज दशरथ की थी। अब प्रश्न है कौन सा कमरा? तो मणिशंकर अय्यर साहब को हम बता देते हैं कि जहाँ रामलला बैठे हैं वही गर्भगृह है, वही रामलला का कमरा था। इसलिए हम कहते हैं कि सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे। एक और अहम खबर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है, जहां सीबीआई सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बगैर ई टेंडरिंग के पास किए माइनिंग की 14 लीज अपने खास लोगों को दी। समाजवादी पार्टी सरकार ने अपने और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से ही ई टेंडरिंग की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक ही दिन में 13 खनन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी थी, और उसके बाद दूसरे माइनिंग मिनिस्टर गायत्री प्रजापति ने भी 8 लीज ऐसे ही दिए। अब बुआ भतीजे दोनों मुकाबला करना चाहते हैं, करें। अब ये सीबीआई है, जांच एजेंसी है, कोई गलत करेगा तो भुगतान करेगा। हो सकता है कि उनको भी डर लग रहा हो इस प्रकार का, लेकिन जांच एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष अपनी जांच करती है, जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करती हैं। और जांच में सहयोग करने की जगह और उसको मुद्दा बनाना, मैं यह समझता हूं कि इससे और साबित होता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला। माइनिंग स्कैम हुआ है, पूरी तरह से वहाँ पर लूट की छूट दे रखी थी सपा सरकार ने। अब जब कार्रवाई हो रही है तब उनको लग रहा है कि गठबंधन की वजह से हो रही है। गठबंधन करें या ना करें,
भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती है और होगी। अगर एक दिन में 13 माइंस के पट्टे दिए जाएं तो निश्चित तौर से ये गंभीर, जो उस समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया था कि उत्तर प्रदेश में खनन का जिस तरीके से हो रहा है अवैध ढंग से, उसको सीबीआई की जांच सरकार ने नहीं की थी, मतलब संस्तुति वो हाईकोर्ट ने किया था। अखिलेश पर खनन घोटाले का आरोप तो सरकार पर भी आरोप एक तरफा श्रम सुधार और श्रमिक विरोधी नीतियों का लगा है और इसी के लिए अब सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने पूरे देश भर में हड़ताल शुरू कर दी है, जिसका असर पूरे देश भर में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, कर्नाटक और बिहार में इसका मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। केरल में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं मुंबई में भी श्रमिक संगठनों की हड़ताल से आम लोगों को बिजली, पानी और परिवहन की समस्या से जूझना पड़ा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने इसे बीजेपी सरकार की जन विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करार दिया। देश के अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ श्रम संगठनों का बंद ये 2 दिन का है, आज और कल, लेकिन उसका असर सड़कों पर किस तरह से दिखाई दे रहा है, इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। भुवनेश्वर, त्रिवेंद्रम, आसनसोल और इसके अलावा ही शिवमोगा के साथ बेंगलुरु और पटना की ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सड़कों पर उतरे विरोध प्रदर्शन करते लोग, लेकिन सड़क पर ही आम जनता भी परेशान यातायात को लेकर। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बर्फबारी जारी है। लाहौर इस घाटी में भी पिछले 5 दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति इलाके में बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई है कि गाड़ियों के पहिए भी रास्ते में ही थमे नजर आ रहे हैं। गाड़ियों की छत पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। वहीं धूप निकलने के बाद इलाके के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई है, लेकिन रात में लोगों को राहत भरी ठंड का सामना भी करना पड़ सकता है। लाहौल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के बाद यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई जगह गाड़ियां रास्ते में ही फंसी नजर आ रही है। दरअसल रास्ते में भारी बर्फबारी के बाद फिसलन भी बढ़ गई है और ऐसे में हादसे की आशंका भी बनी रहती है और इसी डर से कई जगह यातायात पूरी तरह से ठप है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुफरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ जमी हुई है। वहीं जो सैलानी रास्ते में रुके हैं वो इस मौसम का लुत्फ उठाते भी नजर आ रहे हैं। सड़क पर जमी बर्फ की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। सड़क पर गाड़ियां नहीं निकल पा रही है। वहां सैलानियों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और जो गाड़ियां रास्ते में थी वो फंसी हुई है, लेकिन जो अपने पर्यटक स्थलों तक पहुंच चुके हैं वो सैलानी इस पूरे मौसम का लुत्फ उठाते भी नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुफरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मणिकर्ण घाटी में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से यहाँ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहाँ रहने वाले लोगों और सैलानियों को भी ठंड की वजह से भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूर दूर तक बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी नजर आ रही है। यातायात पर भी इसका असर पड़ा है, लेकिन भारी बर्फबारी और लगातार बर्फबारी के बाद पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में। हालांकि बड़ी तादाद में कुल्लू में पर्यटक पहुंचते हैं और पर्यटकों की तादाद बढ़ने से स्थानीय लोगों में और व्यापारियों में खुशी की लहर जरूर है। उत्तराखंड के केदारनाथ में भी बर्फबारी के बाद मौसम बदलने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। केदारपुरी में 4 फीट तक बर्फ जमने की वजह से पारा 0 से -5 डिग्री नीचे पहुंच गया है। इसकी वजह से केदारनाथ में पीने के पानी की समस्या भी पैदा हो गई है, क्योंकि पाइपलाइन के जरिए आने वाला पानी पाइप में ही जाम हो चुका है और हल्की धूप निकलने से केदारपुरी में जनजीवन अब कुछ हद तक सामान्य होता भी नजर आ रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, लेकिन धर्मशाला को पर्यटकों की पहली पसंद बनाने के दावों की पोल भी यहां खुलती दिखाई दी।
सीजन की पहली ही बर्फबारी में ट्रैफिक प्लान भी फेल हो गया, जिसे दुरुस्त करने में प्रशासन नाकाम साबित होता नजर आया। जहां भी नजर दौड़ाएंगे वहां पर आपको सफेद ही सफेद दिखेगा, यानी सफेद चादर में ये पूरी जो धरा है वो आगोश में है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये लोग भी, ये जो पर्यटक हैं वो दूसरे राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये जगह जो है वो धर्मशाला की नड्डी है। और ये नड्डी जो है अगर इस वक्त इसे स्विट्जरलैंड से अगर कंपैरिजन किया जाए तो कोई कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हैं किस तरह से कुदरत ने यहाँ पर ये जो नेमत बख्शी है, यहाँ पर एक हिमपात की नेमत और उसके साथ ही साथ यहाँ खूबसूरती की नेमत, नेचुरल आप इस यहाँ की तस्वीरों को देख सकते हैं, यहाँ की कुदरत के नज़ारे को आप देख सकते हैं। ये गगनचुंबी जो पहाड़ हैं इनको देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से जो ये बर्फबारी हुई है, हिमपात हुआ और हिमपात के बाद जो है यहाँ पर हरियाली, सफ़ेदी और जो ब्राउन कलर का यहाँ मिश्रण यहाँ देखने को मिल रहा है। अपने आप में ही ये वो पहाड़ियाँ हैं, ये वो जगह हैं जो 12 महीने में अमूमन जो है वो बिल्कुल चुप्पी और बिल्कुल शांतमय होती है, लेकिन एक वक्त आता है जब यहाँ हिमपात होता है तो दूर दराज के क्षेत्रों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। आए थे तो क्या मिशन लेकर आए थे? और आज आए हम आज ही आए। आप देख सकते हैं, देखिए एंजॉय एक तरह से समय यहाँ पर बन चुका है, लोग यहाँ पर पूरा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर जो पंजाबी ढोल की थाप पर ये जो खूबसूरत सुंदरियाँ आप देख सकते हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को। तो हम स्पेशली बर्फबारी देखने के लिए यहाँ पे आए थे और गॉड ने हमारी विश पूरी कर दी। विश पूरी हो गई महाराष्ट्रियन की। जी लगता है आपकी विश पूरी हो गई यहाँ पे जब ये हिमपात हुआ है? होगी। अच्छा, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, पहली बार देखी हम लोगों ने। आपने पहली बार देखी है इससे पहले? नहीं, पहली बार देख रहे हैं। कहाँ से हम यहीं से लोकल ही है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सैलानी खुश हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के चंबा में ही 2 दिनों की बर्फबारी के बाद धूप खिली है, जिसकी वजह से माहौल और खुशनुमा हो गया है। चारों तरफ ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आ रही है और इस तरह के धूप की वजह से मौसम और खुशनुमा हो गया है। वहां सैलानियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। जो पर्यटक परिवार सहित इस इलाके में पहुंचे हैं वो इस बर्फबारी के बाद इस खिली हुई धूप का भी लुत्फ उठाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले 2 दिनों तक लगातार बर्फबारी के बाद सैलानियों को इस चंबा इलाके में पहुंचने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई बर्फबारी की वजह से मौसम का तापमान गिर गया है। प्रशासन की मकबूल व्यवस्था न होने की वजह से वहां पहुंचने वाले सैलानियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वहां पर्यटकों की आवाजाही पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। रास्ते में दूर दूर तक बर्फ जमी रही और फिर जो गाड़ियां रास्ते में फंसी थी, स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें रास्ते से निकाला गया था। डोडा की ये तस्वीरें दिख रही, जहां पर लगातार बर्फबारी के बाद कई गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई है और सैलानी परेशान है। लेकिन कुछ मशीनों के जरिए भी रास्ते से बर्फ को हटाने की कवायद वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भारी बर्फबारी हुई है। पुंछ के पीर पंजाल पहाड़ी की चोटी पर बर्फ ही बर्फ बिछी नजर आ रही है। वहीं भारी बर्फबारी की वजह से मुगल रोड पर आवाजाही भी पूरी तरह से रोक दी गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में भी भारी बर्फबारी हुई और इसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और शीतलहर की चपेट में ये पूरा इलाका। कुल्लू के मनाली गांव में भी हुई बर्फबारी की वजह से जहां सैलानियों में खुशी का माहौल है, वहीं बर्फबारी से लोगों को मुश्किल का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई दफा ज्यादा बर्फबारी से पीने के पानी की समस्या भी पैदा हो जाती है। ऐसे में जबकि बड़ी तादाद में कुल्लू मनाली में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन माना यह गया कि इस बार की बर्फबारी ने पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और लंबे वक्त तक बर्फबारी कुल्लू मनाली में भी देखी गई। पर्यटक भी खुश हैं और स्थानीय लोग भी खुश हैं कि बड़ी तादाद में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन जनजीवन पर कुछ हद तक इसका असर भी देखा जा सकता है, क्योंकि भारी बर्फबारी से रास्ते में ही खाने पीने का सामान लाने वाले वाहन भी फंसे नजर आते हैं और साथ ही साथ पीने के पानी की समस्या भी पैदा हो जाती है, क्योंकि तापमान ज्यादा गिरने की वजह से पानी जम जाता है। बड़ी तादाद में पहुंचे सैलानी
इस माहौल को देखकर खुश हैं। कुल्लू मनाली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहाड़ी वादियों से घिरा ये माहौल जहां पर बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं। लेकिन बताया यह भी गया कि पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड बर्फबारी कुल्लू मनाली की इन वादियों में इस बार देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में हिमालयन क्वीन ट्रेन के इंजन में आग लग गई है और बताया गया है कि शिमला जा रही ट्रेन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया है, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से वक्त रहते ही आग पर काबू भी पा लिया, लेकिन तब तक हड़कंप मच गया था। वक्त रहते इस पर काबू पा लिया गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ 200 यात्री वहां पर मौजूद थे। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मोहित, कैसे यह हादसा हुआ और क्या ताजा अपडेट्स हैं? देखिए, फिलहाल आग कैसे लगी इसके कारण का पता नहीं लग पा रहा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। जो यात्री वहां पर मौजूद थे उनको भी किसी तरह से वो भी इस आग की चपेट में नहीं आए, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस पूरे मामले में माना जा रहा है कि जो ट्रेन का ड्राइवर था उसने वक्त रहते काफी सूझबूझ दिखाई और जब उसने देखा कि आग लग गई है इंजन में, तो उसके बाद उसने लोग अफरा तफरी में ना आए, ट्रेन से ना कूदें, इसके चलते उसने स्थिति पर काबू पाया, ट्रेन को रोका और उसके बाद लोगों को ट्रेन से उतारा गया। तो एक बड़ा हादसा जो हो सकता था, लेकिन ड्राइवर की समझदारी की वजह से फिलहाल वो टल गया है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। आग लगने के कारण क्या रहे उसको लेकर जांच की जा रही है। लेकिन यात्रियों से अगर बात हो पाई हो, क्या वो बता रहे हैं इस हादसे के बारे में? किस तरह से उन्होंने हादसा देखा, समझा, महसूस किया? देखिए, यात्रियों का बस ये कहना है कि जब उनको ट्रेन में आग लगने की जानकारी तब मिली जब ट्रेन के ऑपरेटर ने गाड़ी को रोका और उसके बाद अफरा तफरी में जो अंदर ट्रेन के ड्राइवर के साथ जो अन्य स्टाफ मौजूद था उसने लोगों को जल्द से जल्द ट्रेन को खाली करने के लिए कहा और तब उनको पता लगा कि इस तरह से ट्रेन के इंजन में आग लगी है। इसके अलावा आग लगने के कारण क्या रहे, क्या ये इंजन की कोई तकनीकी खामी थी जिसकी वजह से आग लगी, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन जितने भी चश्मदीद हैं उनका ये कहना है कि जो ट्रेन का स्टाफ था ट्रेन के ड्राइवर के साथ, उन्होंने काफी समझदारी दिखाई और लोगों में अफरा तफरी नहीं बचने दी। नहीं तो लोग ट्रेन से कूदते या फिर ट्रेन से में एकदम से भगदड़ मचती तो शायद वहां पर कई लोग इस पूरे हादसे में जख्मी हो सकते थे, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी खबर नहीं है और इस पूरे मामले में कोई किसी के भी हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। शुक्रिया मोहित। तो हिमाचल में ट्रेन के इंजन में आग लगने से एक बड़ा हादसा, लेकिन गुजरात में ट्रेन में ही मर्डर का आरोप। गुजरात में सयाजी नगरी एक्सप्रेस की फर्स्ट एसी में बीजेपी के पूर्व एमएलए जयंतीलाल भानुशाली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जयंतीलाल भानुशाली बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। भानुशाली के परिवार ने बीजेपी के ही पूर्व विधायक छबिल पटेल पर हत्या का आरोप लगाया और बताया जा रहा है कि भानुशाली और छबिल पटेल के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे। कुछ समय पहले हाथ में बंदूक लहराते हुए छबिल पटेल जयंती भानुशाली पर कुछ समय पहले एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। गुजरात में कैसा माहौल बना के रखा है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी यहाँ सुरक्षित नहीं। सबको मालूम था कि जयंती भाई पर थ्रेट है, उसकी कभी भी हत्या हो सकती है और तो भी उनके लिए ना सुरक्षा मुहैया करवाई गई, ना तो उनका ये गुजरात में कानून और व्यवस्था सुधारने की। अहम खबर इस वक्त की। हरियाणा में पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत 11 जनवरी को फैसला सुना सकती है, जिसके लिए सीबीआई अदालत ने गुरमीत राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में मौजूद रहने के निर्देश भी दिए हैं। सीबीआई अदालत ने यह फैसला हरियाणा सरकार की याचिका पर दिया है। गुरमीत राम रहीम छत्रपति हत्याकांड में आरोपी है। सीबीआई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो पेश होगी। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मोहित, अब तक किस तरह से जिरह हो पाई है और क्या उम्मीद की जा रही है फैसले में? देखिए, इस पूरे मामले में जो दोनों पक्ष हैं, सीबीआई की तरफ से और बचाव पक्ष की तरफ से जो बहस है, फाइनल जो आर्गूमेंट है वो पूरे हो चुके हैं। अब फैसला सुनाया जाना है, लेकिन हरियाणा पुलिस को आशंका थी कि अगर गुरमीत राम रहीम, जो कि इस वक्त रेप के मामलों में रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है, उसको बाहर निकालकर अगर रोहतक से पंचकुला तक लाया जाएगा तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में बिगड़ सकती है। डेरा सच्चा सौदा समर्थक बेकाबू हो सकते हैं। इसी वजह से ये अपील दायर की गई थी हरियाणा सरकार की तरफ से कि गुरमीत राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सजा का ऐलान किया जाए 11 जनवरी को। इस अपील को फिलहाल कोर्ट ने मान लिया है और माना जा रहा है कि गुरमीत राम रहीम को जिस तरह से सीबीआई ने काफी ठोस सबूत रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड मामले में रखे हैं, उसके बाद कड़ी सजा का ऐलान हो सकता है। इसी वजह से हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस पूरी तरह से इस मामले में सतर्क है। शुक्रिया मोहित।